नमस्कार। और लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर आए हैं सरकार की तरफ से कल जो पीआईबी पर हैं, जो जताते हैं कि ओवरऑल पल्सेस की जो या दालों की जो बुआई का इलाका है 30 दिसंबर तक, वहाँ पर हमने हल्की सी तेज़ी आते हुए देखी है। पिछले साल से कुल बुआई के नंबर्स अभी भी यहाँ पर कम हैं, लेकिन ये आंकड़े इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ राज्यों में दलहन की जगह गेहूं की बुआई की खबरें आने लगी थी। अब ये नंबर थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आया है। ऐसे में किस तरह से इन नंबर्स को आंकना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उस पर बात करेंगे एग्री ट्रेडर एंड फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। सुनील जी नमस्कार। और जो आंकड़े हैं पिछले साल के मुकाबले हल्के से, अगर मैं उड़द में देखूं तो हल्की सी गिरावट है, मूंग बीन में भी हल्की सी गिरावट यहां पर नजर आ रही है, ग्राम यानी कि चने में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, अदर पल्सेस में यहां पर अच्छे खासा इजाफा हुआ है लैंड में। आप इन पूरे नंबर्स को कैसे देख रहे हैं? निशा जी, आप यदि ध्यान करें तो पिछले साल हमारे पल्सेज के लिए काफी कठिनाई का साल रहा था। और चने की बात करें, उड़द की बात करें, तुअर की बात करें तो काफी बड़ी तेजी दिखाई दी थी हमें। इसका एक कारण यही था कि पिछले साल बिजाई काफी कम थी। इस बार भी अभी आप देखें तो पिछले साल के बराबर बिजाई है। यदि आप नॉर्मल से देखें तो 4 लाख हेक्टर में टोटल बिजाई कम है पल्सेज की। चने की बात करें तो करीबन 7 लाख हेक्टर में नॉर्मल से कम है। नॉर्मल 2 लाख टन होती है। आप याद करें तो 3 साल पहले 108 लाख हेक्टर तक बिजाई गई थी, जब चने के भाव जो 40-42 गए थे। तो यदि हम पिछले साल के आंकड़ों से बुआई की बात करेंगे तो मुझे लगता है वापस पिछले साल की तरह ही परेशानी रहने वाली है। हमें नॉर्मल बिजाई से पहली बात कंपेयर करना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि गेहूं की तरफ किसान बहुत गए हैं। एमपी में हम बात करें तो चिया सीड और मक्की की तरफ बहुत गए हैं। महाराष्ट्र में गेहूं की तरफ बहुत गए हैं। तो और राजस्थान की बात करें, हालांकि बिजाई राजस्थान में पिछले साल से थोड़ी बढ़ी है, लेकिन एरिया यदि हम 5 साल से कंपेयर करें तो काफी कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे जीरा और बाकी स्पाइस और आपका इस सब कुल की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा ही किसान जाने लग गए हैं। तो धीरे धीरे एरिया पल्सेज के लिए कम हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि बुआई की टाइम हम कंज्यूमर की सोच के पॉलिसी बना लेते हैं, जिसके चलते किसान जो है विमुख हो जाता है। और हमें मुझे डर है कि कहीं मटर और चने की जो बिजाई हुई है, जो चने की जो 93 लाख हेक्टर में बिजाई है, उसमें एक बड़ा भाग काबुली चना का है। तो देसी चना काफी कम रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और यदि यही पोजीशन रहती है तो हमें वापिस इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होना पड़ेगा। मैं बार बार हर चैनल पे, आपके चैनल पे भी और हर जगह मैं ये कहता रहता हूँ कि हमें एक ऐसी पोजीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है 80 करोड़ गरीबों को फ्री या सब्सिडीज रेट पे खाना बांटती है। तो बाकी 60 करोड़ के लिए हमें कहीं ना कहीं 60 करोड़ को देखकर हम 140 करोड़ की जनता पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर जो है वो ट्रेडर और किसान जो है वही कंज्यूमर भी है। मैं बार बार इस चीज पे उठाता रहा हूँ। तो उनको देके यदि हम पॉलिसी बनाएंगे या फिर रिटेल के भाव देके पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि रिटेल होलसेल में भी बड़ा फर्क है। मनीषा जी, आपने भी देखा है कि सरकार भी कई बार बैठ के ले रही है, रिटेल के भाव नहीं गिरते हैं। पिछले 1 महीने में करीबन 15 से 20% की मंदी होलसेल मार्केट में आ चुकी है, लेकिन रिटेल मार्केट में नहीं आई है। और सरकार उसी रिटेल मार्केट के भाव को देख के पॉलिसी बना रही है, मटर को कंटिन्यू खोलती जा रही है। जबकि हमारे यहाँ डॉलर के भाव बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर का हमारा स्टॉक भी कम होता जा रहा है। हमें जरूरत ही नहीं है मटर इंपोर्ट करने की। मटर डंपिंग हाउस बन चुका है। हमारे पोर्ट जो है करीबन 13 लाख टन मटर हमारे पास पड़ी है, जो अगले 7 महीने तक हम खा सकते हैं। तो हमारे देश के किसान कैसे 32 रुपए किलो की मटर बोएंगे? कैसे हमारे किसान 58 रुपए किलो के चने बोएंगे? हमारी एमएसपी $56.5 के आसपास है, जबकि हमारा आज लैंडिंग की बात करें तो $640 में आज हमें जनवरी का चना मिल रहा है, जो 55 आके गिर रहा है। तो हम एमएसपी के नीचे क्यों इंपोर्ट करना चाहते हैं और किस लिए इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमें समझना होगा। जी सुनील जी, एक जो तर्क यहाँ पर लगाया जा रहा है वो ये है कि जैसे आपने कहा, एक तो सरकार यहाँ पर अभी भी रिटेल के प्राइसेस देख रही है जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं, और दूसरी बात सरकार यहाँ पर बफर बनाना चाहती है, इसलिए चाहती है कि एमएसपी के आसपास यहाँ पर उनको दालें मिल जाएं। लेकिन जैसे आपने कहा, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की यहाँ पर ज़रूरत है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने यहाँ पर सुनील जी कही वो ये कि जो किसान है वो यहाँ पर जीरा, मसाले, इसबगोल, चिया सीड, इन चीज़ों की तरफ यहाँ पर जा रहा है। क्या ये एक बढ़ता हुआ बाजार है, ऑफ कोर्स एट कॉस्ट ऑफ पल्सेस? बिल्कुल।
क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, लेकिन किसान उसी तरफ जाता है। आजकल किसान के बच्चे आने लगे जो एजुकेटेड है, उनको इंटरनेशनल मार्केट के भाव पता है। आज किसान को पता है कि $640 में हमें ऑस्ट्रेलिया से माल मिल रहा है जो कि 56 आके पड़ रहा है। तो किसान नहीं जा रहा चने की तरफ। कि गेहूं चूंकि सरकार खरीदती है, गेहूं चूंकि उसकी देखरेख कम करनी पड़ती है, गेहूं चूंकि हर हेक्टर में करीबन 2.5 गुना ज्यादा उसको यील्ड भी मिलती है, इसलिए उसकी रियलाइजेशन जो है वो मसाले, चिया सीड, मक्की, गेहूं की तरफ ज्यादा है। और जिस तरफ ज्यादा दिखाई देता है उनकी तरफ ही किसान जो है आजकल पढ़ा लिखा किसान हो गया है, वो उसी की तरफ वापस चली गई है, उसी तरफ बुआई की तरफ चला जाता है। एक और चिंता भी बाजार में है सुनील जी, वो ये कि हम एक समय था जब हम खाने के तेलों को लेकर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। शायद हम 1.5 मिलियन टन इंपोर्ट करते थे, जहां आज हम 16 मिलियन टन खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं। क्या वो सिनेरियो आप दालों में बनता हुआ देख रहे हैं? क्या वो चिंता है? आपने बिल्कुल तेल की तरफ ध्यान दिलाया, तो मैं आपको ये भी ध्यान दिलाता हूँ, करीब सबसे लोएस्ट भाव पे आज हम मूंगफली दाने पे हैं। सबसे लोएस्ट भाव पे हम शायद आज सोयाबीन में पिछले 2 सालों के लोएस्ट भाव पर हैं। तो हमें भाव क्या मिल रहा है किसानों को, उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो इंटरनेशनल। मैं सेल्फ सफिशिएंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि कम से कम डिपेंडेंसी अपनी इंटरनेशनल मार्केट पे रहे। उसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सेल्फ सफिशिएंट होना तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात है, हमें पहले डिपेंडेंसी को कम करना होगा, इसलिए पॉलिसी वैसी बनानी पड़ेगी। यदि हम पॉलिसी केवल कंज्यूमर को देख के बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें बार बार इंटरनेशनल मार्केट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। सुनील जी, एक फाइनल सवाल और ये, क्योंकि एक ही महीना अब यहाँ पर बजट को भी है और वो कंसल्टेशन शुरू हो चुकी हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के लिहाज से सरकार से कुछ इस बार रिक्वेस्ट करें तो वो क्या होगा? हम एक ही बात सरकार को कहते हैं, जब जरूरत नहीं है एमएसपी की, जब जरूरत नहीं है उस पे आप ड्यूटी लगाएं, और उस ड्यूटी को जो है वो किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए, मैं वापस दोहराता हूँ अपनी बात, किसान और इंडस्ट्री दोनों के लिए आप उसके लिए खर्च करें और उसकी सब्सिडी भी दें। यदि आप प्रोसेस के लिए सब्सिडी देना चाहें या फिर भाव में सब्सिडी देना चाहें, तो उस जो ड्यूटी का जो पैसा है वो वापिस एग्री कमोडिटी पे, पल्सेज कमोडिटी पे ही खर्च होना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगी और बार बार इंडस्ट्री इंपोर्ट कर पाएगी। आज हमारे को इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, आज हम बहुत अच्छे भाव पे हैं, लेकिन मुझे डर है कि जो एक्चुअल सिनारियो जो धरातल पे है बिजाई का, आपको वापिस 3 महीने बाद इंपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वापिस आप इंपोर्टर को बुला के बोलेंगे कि आप इंपोर्ट करें? इंपोर्टर कैसे इंपोर्ट करेंगे जब उनकी जरूरत के समय सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है और सद्भावनापूर्ण या फिर मैं कहता हूँ सहानुभूतिपूर्ण, सही शब्द होगा, उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। ऑलराइट, तो यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है, और जैसे सुनील जी ने शुरुआत में भी कहा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है, बार बार यहाँ पर ड्यूटी ना छुएं, और किसान और इंडस्ट्री दोनों के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आशा है बजट में हम इसी लिहाज से कुछ यहाँ पर इंसेंटिव्स, कुछ पॉलिसीज़ बनता हुआ देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया सुनील जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर एक लाइट भी डालने के लिए। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, क्लियरली एक चीज़ तो यहाँ पर है कि किसान कुछ बहुत स्मार्ट ज़रूर यहाँ पर हो चला है। पहले हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या मूविंग अवे फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर, जहाँ पे ज़्यादा मुनाफा है, उसकी बात करते थे, लेकिन अब ये ऑन ग्राउंड एक्चुअली होने लगा है। दिनेश जी, ये सवाल आपसे है। ओके, दिनेश जी का फ्रेम वहाँ पर फ्रोजन लग रहा है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर उभर के नजर आई है कि दालें जो कि एक एसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन क्योंकि किसान को दाम नहीं मिल रहा तो किसान यहाँ पर दूसरी जगह जाने लगा है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, मैंने आप ही के चैनल पर देखा था कि जो सुपर फूड का कंजम्पशन है वो नॉर्मल बढ़ रहा है, 15% 18% पर ईयर बढ़ता जा रहा है, और इसके रेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो किसान है इन दिशाओं में जरूर डाइवर्ट होगा, और ऑयलसीड और पल्सेस का जो स्विंग है ये नॉर्मल से कम होता जाएगा, क्योंकि ना इसमें प्राइसेस बढ़ रही है ना इसका प्राइस रियलाइजेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है घाटे का सौदा तो कोई भी करना पसंद नहीं करेगा और अपना डाइवर्सिफिकेशन निश्चित तौर से करेगा।
वेल एब्सोल्युटली। एक चीज़ यहाँ पर कच्चे तेल में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने भाव ओवरनाइट बढ़ते हुए देखे हैं, आप उससे कैसे देखते हैं इस प्राइस मूवमेंट को? अब यहाँ से अगर इस हफ्ते की बात की जाए, जब लगातार यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेड थिन्स हैं, तो कैसे अपनी पोजीशन बनाएं? रेट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। अगर मैं सीबोर्ड भी देखता हूँ तो $48 की सीबोर्ड ट्रेड करता था, वहां भी $40-41 के आसपास आया है। तो वहां से ये थोड़ा सा पुलबैक रैलीज ही है जो प्राइसेस में ऊपर आई है। अर्जेंटीना में जो थोड़ा सा ड्राई वेदर कंडीशन था, उसके चलते सोयाबीन बढ़ी है। साथ ही साथ उसने ऑयल को सपोर्ट किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी अभी आई नहीं है, लेकिन अगर डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट करता है और डीओसी का एक्सपोर्ट अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजी बन सकती है। ऑलराइट, तो कुछ बढ़त की उम्मीद यहाँ पर आगे जाकर जरूर है। ऑफ कोर्स आज के दिन में और आज के इस हफ्ते में ओवरऑल में हम देखेंगे कि ट्रेड वॉल्यूम थोड़ी सी कमजोर रहेंगी। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजार छुट्टी पर है, न्यू ईयर मनाएंगे, और हम देखेंगे कि एग्जैजरेटेड प्राइस मूव्स शायद यहाँ पर बन सकते हैं। माफ कीजिए। तो ऑफ कोर्स कॉशियस होकर यहाँ पर कारोबार करना होगा, और ट्रेड्स जो हैं वो अगले हफ्ते से ही यहाँ पर पिक होते हुए नजर भी आएंगे। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे तो करेंगे फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पे।